बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। आज जो नावल लेकर आए हैं वो है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। इस नंबर 45 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इसकात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। आपकी साथ से बात हुई फातिमा खाला? आपको इससे क्या कहना था? संत की बाढ़ के इस पार खड़ी महानूर ने लॉन में मालिक की हिदायत देती फातिमा से कहा, अरे महानूर, वो इसे देख कर बाढ़ के करीब चली आई। आप कब आई? तुम बताया भी नहीं कि आ गई हो। और ये क्या भाई, न सलाम न दुआ और साथ की बाबत पूछने लगी। ओह आई एम सॉरी। इसे अपनी बेख्याली का एहसास हुआ। मैं दरअसल इस बात पर हैरान थी कि आपको साथ से क्या कहना होगा और इसका नंबर आपको कहाँ से मिला। अच्छा दम तो लो, फातिमा ने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम इधर आ जाओ या कहो तो बाढ़ फलांग लूँ। नहीं, मानू को खफत सी महसूस हुई। मैं आ जाती हूँ। बाढ़ के साथ चलती घर के अगली हिस्से में पहुंची और दोनों घर के दरमियान लगा लकड़ी का छोटा सा गेट खोलकर फातिमा खतीजा खाला के घर के अगबी हिस्से में दाखिल हो गई, जहाँ शागिर्द पेशे के क्वार्टर थे। अमरूद नहीं तो ज़िंदगी क्या, खूब पक्के हुए भी हैं और अध कच्चे बस रंग वाले भी। बाढ़ के साथ खड़ी फातिमा ने दूर से पुकार कर कहा। नहीं, वो तेज़ कदमों से चलती फातिमा के करीब पहुंचकर बोली, अच्छा फिर ये बताओ कैसी हो और वहाँ गांव में क्या कर रही थी अब तक? फातिमा ने प्यार से इसके पुष्ट पर हाथ फेरा। इस लड़के के चाले भी अब तक तो ख़त्म हो चुके होंगे जिसकी शादी अटेंड करने तुम गई थी। बस वो मानू को इस वक्त किसी भी बात की तफसील बयान करने में दिलचस्पी नहीं थी। सरदार चचा के सार पर रुकना पड़ा और तुम रुक गई। फातिमा ने रिहायशी हिस्से की तरफ जाते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी अम्मा तुम्हारा सेमेस्टर ज़ाया हो जाने पर सख्त नाराज़ थीं, जानती हो? जी। वो बस इसने सर झुकाकर अपने हाथ के नाखूनों को देखते हुए कहा, प्लीज़ फातिमा खाला बताइए ना, साथ का नंबर आपको कहाँ से मिला? छुरी तले दम तो लो लड़की, वो लाउन आते हुए बोली। नहीं ना, आप बताएं प्लीज़, वो बेचैनी से बोली। और हाँ, ये खतीजा खाला कहाँ हैं? इसे याद आया, वो तो किसी कॉन्फ्रेंस में कागज़ पढ़ने कराची गई हुई हैं आजकल। फातिमा खाला ने सोफे पर बैठकर कहा, कागज़ पढ़ने? मानो ने चंबे से इनकी तरफ देखा। हाँ भाई, वही कागज़ जिसे रिसर्च पेपर कहते हैं, वो सादगी से बोली। ओ अच्छा। मानो को एक लम्हे के लिए हंसी आई, मगर अगले लम्हे इसकी बेचैनी इस पर हावी हो गई। ओ भाई, 7 का नंबर मेरे पास कहाँ से आता अगर खुद ना देता? फातिमा ने झुंझला कर कहा। इसने दिया था, मानो ने बेयकीनी से कहा। आपको नंबर खुद? हाँ तो क्या मैं आप इस उम्र में इससे फ्लर्ट करने के लिए इसका नंबर ट्रेस में करवाऊंगी? अभी दिया इसने आपको अपना नंबर? मानो का एहसास नहीं हुआ। वो जिरा करने के अंदाज में सवाल कर रही थी। जब वो एक रोज़ मुझसे अकेला यहाँ मिलने आया था तब दिया था, फातिमा ने बेनियाजी से कहा। वो आपसे अकेला यहाँ मिलने आया था? मानो की आंखें फैलीं। इसने मुझे तो नहीं बताया कब आया था। तुम्हारे गांव जाने से पहले आया था एक रोज़, और तुम्हें ना बताने पर तुमसे डर भी रहा था, इसे खौफ सता रहा था। अगर तुम जान लोगी तो वो तुम्हें बगैर बताए खुद से यहाँ आ गया था तो तुम बुरी तरह नाराज़ हो जाओगी, फातिमा ने कहा। ओह, मानो की आवाज़ में शिकस्तगी झलकने लगी। इतनी इसको मेरी नाराज़गी की परवाह? अरे तुम ऐसा कह रही हो? फातिमा ने हैरत से इसे देखा, जबकि इसकी बातें सुनकर मुझे बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था इसकी नज़र में तुम्हारी इतनी अहमियत है। क्या बात करती हैं आप फातिमा खाला? मानो ने फातिमा की बात को यकसर रद्द करते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी ये अहमियत इसकी नज़र में क्या और कितनी है। ना बनो ऐसी ना बनो, फातिमा ने मुस्कुरा कर कहा। बस आप ये बताएं कि वो आपके पास क्यों आया था? अरे भाई, तुम्हारे सामने ही तो हम अपनी कज़न के शहनाज का तस्करा कर बैठे थे इससे। इसी के तस्करे में इसे अजीब सी दिलचस्पी महसूस होने लगी। अगले रोज़ इसके बारे में मज़ीद तफसील पूछने आया था मुझसे। एक तो ये साथ भी, इसे हर ऐसे किस्से में दिलचस्पी महसूस होती है और यूँ तफसील से सुनता है कि जैसे इससे ज़्यादा अहम बात तो कोई और हो ही नहीं सकती। मानूर को सास की फातिमा के पास आमद का मकसद सुनकर मायूसी हुई। आप फिर इससे फ़ोन पर हर बात क्यों करना चाह रही थी? इसने मायूसी से सर झटकते हुए कहा। बात क्या करनी थी? इसके इसरार पर मुझे भी दिलचस्पी सी महसूस होने लगी कि भला कहीं से पता तो कराऊं शहनाज
کا حقیقت میں کیا انجام ہوا؟ وہ واقعی قتل ہو گئی یا ابھی زندہ ہے؟ فاطمہ نے کہا۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے جو فلمی میگزین پڑھنے کی بہت شوقین تھی پوچھا کہ شہناز کے بارے میں کیا کوئی خبر بھی شوبز کے کسی پرچے میں شائع ہوئی تھی؟ اس نے اٹھا کر مجھے جوٹ کے 3 بڑے تھیلے ایسے پرانے پرچوں سے بھرے بھجوا دیے۔ ان پرچوں کو کھول کر پڑھنے کی پاداش میں مجھے 15 دن الرجی نے دم نہیں لینے دیا۔ اچھا تو پھر وہ خبر؟ مانو نے بےتابی سے کہا۔ میرا مطلب ہے کوئی خبر ملی آپ کی کزن کے بارے میں؟ ہاں، ایک پرچے میں ایک مختصر سی خبر لگی ہوئی تھی کہ سروں کی ملکہ شہناز مجید جو ان دنوں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی قاتلانہ حملے میں زندہ بچ جانے اور اسپتال سے چھٹی مل جانے کے بعد حج کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب وہ بچ گئی تھیں؟ مانو نے بے ساختہ کہا۔ مطلب گلا کٹنے سے ہلاکت کی خبر غلط تھی؟ خدا جانے بھائی۔ فاطمہ نے بے نیازی سے شانے جھکائے۔ اس خبر سے تو بظاہر یہی لگتا ہے اور یہی بتانے کے لیے میں سعد سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس سے بات ہی نہ ہو پائی۔ آپ کو خود حیرت نہیں ہوئی فاطمہ خالہ؟ آپ کو خود تجسس نہیں ہوا کہ جانے اپنی کزن کے بارے میں وہ زندہ ہیں ابھی تک یا نہیں؟ مانون نے کہا۔ یقیناً ہوا، فاطمہ نے اعتراف کیا، لیکن بھائی تم جانو ہم تو اب کہاں سے معلوم کرتے پھریں گے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ میں نے سوچا سعد کو بتاتی ہوں، جوان اور متحرک لڑکا ہے، ضرور کچھ پتہ چلائے گا، مگر اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ آخر ہے کہاں وہ؟ انہوں نے ماہنور کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اوہ، ماہنور کی آواز گھٹ گئی۔ اس کی کچھ خبر نہیں ہے، وہ کسی بھی کو بھی کچھ بتائے بغیر کئی دن سے غائب ہے۔ فاطمہ نے ماہنور کی آواز اور لہجے پر غور کیا اور اس کی بھیگتی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ کیا وعدہ خلاف ہے یہ لڑکا؟ بھائی مجھ سے یہاں پختہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دے گا، انہوں نے بآواز بلند خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وعدہ کہ مجھے کبھی کوئی دکھ نہ دے گا؟ مانو نے چونک کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ہاں بی بی، مجھ سے یہ وعدہ کرتے وقت اس کے لہجے میں بڑا خلوص اور سچائی تھی، فاطمہ نے رسان سے کہا تھا۔ لیکن تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ سارا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں گی ان اکاؤنٹس، چیک بکس اور پلاسٹک منی کا؟ تم استعمال میں لاؤ گی انہیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے؟ سعد نے کاغذ اس کی طرف کھسکاتے ہوئے ایک بار پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دبانے لگا۔ تم کس لیے ہو؟ سارا نے اس کاغذ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اب تک بھی تو تم خود ہی یہ سب کچھ کرتے آئے ہو، پھر اب مجھ سے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں خود انحصاری کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ سعد نے مچی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک ہے، میں پوری دنیا میں تمہارے لیے بر وقت حاضر ہوں، لیکن کبھی کبھی درمیان میں فاصلے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آواز اور دکھ سکھ تو سن سکتے ہیں، لیکن فوراً اڑ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور کبھی بھی تو نیٹ ورک پر آڈٹ آف ریسرچ لوکیشن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ ایسے ہی وقتوں کے مسائل سے بچانے کے لیے میں چاہتا ہوں جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے ویسا کرو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری آواز میں کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا ہے، سارا نے کہا۔ کچھ ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی، لیکن وہ کچھ اچھا نہیں ہے اور خوشگوار بھی نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ لمحات، کچھ سچویشنز ناگوار بھی ہوتی ہیں پریا رانی۔ انسان کو ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ سارا کو سعد کے لہجے میں عجیب سا تعصب محسوس ہوا۔ بس مجھ سے وعدہ کرو، جیسا میں نے تم سے کہا ہے تم ویسا ہی کرو گی۔ تم نے خود دیکھا کتنے کم وقت میں تم نے کیسا پروگریس کیا۔ وہ اپنے جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول کر پچھلی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ وہ پروگریس تمہارے بغیر ممکن نہیں تھی، سارا نے بلند آواز میں کہا۔ تم جانتی ہو یہ سفر تم نے میرے بغیر طے کیا، اس نے بھی گردن موڑ کر بلند آواز میں جواب دیا۔ جب تک میں ہاتھ بڑھا کر تمہیں سہارا دیتا رہا تم حوصلہ ہار کر کوشش کرنا چھوڑ دیتی تھی، اور میں تمہاری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ سے پیمپر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ سارا اپنی جگہ سے میز کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کرسیوں، کیبنٹس، دیواروں کا سہارا لیتی خود بھی پچھلی بالکنی میں آ گئی۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ تم موجود تھے یا نہیں، مگر تمہارے ہونے کا احساس کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا نہ پاتی۔ باہر آتے ہوئی اسے پچھلی رات سے برستی بارش کے اثر سے بوجھل اور نم ہوا کا احساس ہوا، اور اس نے بے اختیار اپنے شانوں پر پڑی ہلکی سی سفید شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔
تم فکر نہیں کرو، میرے ہونے کے احساس سے تم کو کبھی بھی محروم نہیں ہوگی۔ میں ہوں گا، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ضرور موجود ہوں گا۔ بس اس سے زیادہ تیزی سے پروگریس کرنا ہوگی اور دیوار اور چیزوں کا سہارا بھی لینے کی عادت پر قابو پانا ہوگا۔ اور آسان سے بولا۔ سارا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا۔ اونچے نیچے پہاڑوں پر اگا سبزہ اور درخت بارش میں بھیگ کر معمول سے زیادہ سرسبز دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر جانے کی چھوٹے چھوٹے پتھریلے راستوں پر پھسلن تھی اور پتھروں کے درمیان پانی بھی جمع ہو چکا تھا، لیکن مقامی بچے، عورتیں اور بچے پھرتی سے بغیر سنبھلے اور کسی کا سہارا لیے اوپر نیچے آ جا رہے تھے۔ سڑک کے جانب جس کے پیچھے گہرائی اور ڈھلوان تھی، کناروں پر بیٹھے پٹھان بچہ کوئلوں کی آگ پر ریت سے بھری کڑھائی چڑھائے بھٹے بھون رہا تھا۔ مکئی کے بھنے جانے کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ پٹھان بچے نے کمال ہوشیاری سے پہاڑ سے گرنے والے جھرنوں کی راہ گزر پر بند با کر اس میں ربڑ کا پائپ لگا رکھا تھا۔ آتی جاتی گاڑیوں کے سوار نہ صرف اس سے گرم بھٹے خریدتے تھے، بلکہ گاڑیوں کے انجن گرم ہو جانے کی صورت میں اس کے پانی کے ذخیرے میں لگے پائپ سے انجن ٹھنڈا کرنے کے لیے کاربوریٹر میں پانی بھی ڈلواتے تھے، جس کے عوض وہ نہ جانے ان سے پیسے وصول کرتا تھا۔ تم نے دیکھا سارا خان؟ سعد نے سارا کی طرف دیکھا۔ یہ زندگی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی زندگی کا سلیقہ خود سے سیکھ لیا اور اب اس عمر میں وہ نہ جانے کتنے افراد کا کفیل بن چکا ہے۔ سارا نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ یہ زندگی تمہارے پاس ہے۔ جو حادثہ تھا وہ ہو کر گزر چکا۔ زندگی نے موت کا پچھاڑ دیا اور آگے لے آئی۔ قدرت نے زندگی کی معذوری کی شدت سے کم کر کے اس کے ہاتھ میں سہارا لینے کو چھڑی پکڑا دی۔ عجیب نہیں، وقت آگے بڑھے تو یہ چھڑی بھی چھوٹ جائے، زندگی اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ جب یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آنے والے دنوں کے سلسلے میں بے چینی کیوں ہے؟ سعد نے سارا کے بالوں کو ہاتھ سے نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ سعد! جواب میں سارا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جس کا نام مہانور ہے؟ اس نے دیکھا۔ سعد کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لمحہ بھر کے لیے وہ لہرایا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ سعد! سارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اس وقت مجھ سے اس کا ذکر مت کرو۔ اس وقت میں تعلقات کو پوری سچائی کے ساتھ نبھانے کے موڈ میں ہوں اور مہانور میرے سینے کے اندر بہت گہرائی میں گڑا ایک ایسا تعلق ہے جسے میں نے برتا ہے، نبھایا نہیں۔ وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ سعد! کھانا تیار ہے، آ جاؤ فٹافٹ، اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اندر کمرے میں سیمی آنٹی کی آواز آئی۔ ہاں، یہ خوب بروقت بلاوا ہے، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ مسکرا کر بولا اور اندر چل دیا۔ سارا عجیب سے احساس میں گھری اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کے کتنے سوالوں کے جواب ادھورے تھے، ایسے جواب جن کے کلیوز خود سوالوں سے زیادہ پیچیدہ تھے۔ بھائی رضوان الحق، تسی کدھر ہو بھائی؟ میں تو ادھر ہی ہوں جہاں آپ نے مجھے پایا تھا۔ افتخار بھائی، آپ البتہ غائب ہو گئے ہو۔ آہو جی، میں تو سارا ہی گواچ گیا ہوں بھائی رضوان۔ ارے افتخار بھائی، آپ تو لگتا ہے رو رہے ہو۔ کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے؟ بڑا برا پھنس گیا ہوں جی میں۔ کیا تسی میرے پاس ایک دن کے لیے آ سکتے ہو ملنے؟ صرف ایک دن کے لیے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں آج رات ہی بس پر بیٹھتا ہوں۔ تہاڈی بڑی مہربانی بھائی، آکھیا ہے تو بھائی بن کے دکھانے لگے ہو۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اچھا پھر خدا حافظ، میں کل پہنچتا ہوں۔ خدا حافظ۔ سیمی آنٹی، میں نے جو آپ سے ریکویسٹ کی ہے آپ یقیناً اسے یاد رکھیں گی، وہ ان دونوں سے رخصت ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ایک دم یاد رکھوں گی، سیمی آنٹی بشاشت سے بولی تھی۔ سعد، اگلی بار تم چاکلیٹس اور پھولوں کے بغیر آئے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ سارا نے دل کے سارے خدشے دباتے ہوئے مسکرا کر ایک خوشگوار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی بار، سعد نے زیر لب دہرایا اور ہولے سے ہنس دیا۔ تمہیں آج دروازہ کھولتے دیکھ کر مجھے لگا میں فاتح عالم ہوں۔ میں اگلی بار کی بات کر رہی ہوں، یاد رہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ سارا کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ کون جانے اگلی بار؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور اپنے ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ حافظ کہتا ہے سیڑھیاں اتر گیا۔ سیمی آنٹی اس کے جانے کے بعد تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہیں میز پر بکھرے برتن سمیٹنے تھے۔ سارا بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں وہم تھے اور الجھنے سوال تھے اور اضطراب بھی۔ دیکھا، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا۔
फाइनली तुम पकड़े गए। वो सारा और सीमी आंटी से रुखसत होकर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो इसे अपने सामने पाया जो फैलती आवाज़ में इससे मुखातिब था। तुम वाकई मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे इब्राहिम, इसने अपने ज़ोर से धड़कते दिल को काबू करते हुए जवाब दिया। साद को ढूंढ लेना इब्राहिम के लिए मुफ्त हफ्ते अकलीम की दौलत हाथ लगने के मुतरादिफ था। मैंने सुना तो था तूने यहाँ किसी से निकाह किया हुआ है और वो मसाज के यहाँ रहता है। कभी कभार आकर अमूमन ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं किया करता, इसलिए ये खबर एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा रखी थी। लेकिन जब तेरी मुसलसल गुमशुदगी मेरे लिए एक चैलेंज बन गई तो मैंने दूसरे कान से उड़ी खबर को वापस खींच लिया और मफरूज़ात के ढूंढ डांडे मिलाता यहाँ तक पहुँच ही गया। और देख ले, कभी की सुनी अफवाह सच साबित हुई। गुमशुदा साद बुढ़िया सास और जवान जहां जोजा के साथ रहता ही पाया गया। साद के सामने मज़े से अपने कारनामे की तफसील सुना रहा था। लफ्ज़ झापड़ का मतलब समझते हो तुम? साद ने इसकी बात सुनने के बाद संजीदगी से कहा, हाँ समझता हूँ और रसीद करना भी जानता हूँ। इब्राहिम ने सर हिलाया। कहो कितने रसीद करूँ? इसने सवाली अंदाज में साद की तरफ देखा। काफ़ी तादाद में खाने के हकदार तो तुम हो, मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ इब्राहिम, साद ने कहा। वरना तुम्हारे 4 मन के वजूद पर नीचे गिरा कर अनगिनत झापड़ रसीद कर चुका होता अब तक। चल फिर चैलेंज है, तो चैलेंज ही सही। खुली दावत देता हूँ दंगल की, इब्राहिम ने कहा। मत भूलना कि मैं किन पहलवानों की औलाद हूँ। साद ने इब्राहिम की बात का जवाब दिए बगैर सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और फिर चाह सिम फैले सब्जे पर नजर दौड़ाई। वो मरीज से आगे गिलियाद के रास्तों को जाती सियाह कुशादा सड़क के किनारे बैठे थे। फिजा में नमी थी और सब्जा भी इस नमी से बोझल था। इस नमदार फजा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था और इसे एक ना ख़त्म होने वाली थकावट भी महसूस हो रही थी। इसने सर उठाकर पहाड़ों को ऐसे देखा जिनकी चोटियां सर करने का ख्याल किसी कोहपैमा को कभी ना आया होगा, क्योंकि ये चोटियां इनके कोहपैमाई से बहुत छोटी थीं। लैंडस्लाइडिंग तक के पहाड़ों ढलानों पर कहीं कहीं अपने सियाह निशान छोड़ रखे थे। क्या ये पहाड़ भी ऐसे कोहे गिरा हैं जिनका बोझ उठाने की ताकत से खुदा की ज़मीन को अता हुई है? इनको सर करने का ख्याल किसी इंसान को आता है, ना ही वो इनकी तरफ ध्यान करता है। इंसान को तो बुलंदियाँ और सिर्फ बुलंदियों से प्यार है। वो तो शायद ही ये सोचता हो कि निस्बतन कोहता कामत पहाड़ भी तो ज़मीन को इसकी जगह से हिलने ना देने के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन ये यूं ही ज़मीन के सीने पर खड़े इसे अपनी जगह खड़े रहने में मदद देते हैं। वो न जाने किस एहसास तले ध्यान बटाने के लिए उल्टी सीधी बातें सोचे चले जा रहा था। मानते हो फिर कि मैं इस दुनिया में तुम्हारा वाहिद सच्चा और मुखलिस दोस्त हूँ? सब्ज़े के इस नरम रसीले तिनके को दोनों होठों के दरमियान दबाते हुए इब्राहिम ने कहा। अब वो साद के सामने सुलह की सफ़ेद झंडी लहराने की मूड में था। जो चीज़ें गैर हकीकी होती हैं, न मानने की कोई वजह तो इनके लिए पेश की जाती है, जबकि तुम हो और हकीकत हो। मैं तुम्हारे दावे को कभी झुटलाऊंगा, साद ने सुलह की सफ़ेद झंडी कबूल करते हुए कहा। फिर इस वाहिद सच्चे और मुखलिस दोस्त को तो ये ही बता ही दो कि इस बेसबक खुद साख्ता गुमशुदगी के पीछे क्या राज है, और ये जो धूलिया तुमने इस वक्त बना रखा है, ये तुम्हारा कौन सा रूप है? इब्राहिम ने साद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। हुलिये से यकीनन इनका इशारा बढ़े हुए शेव, मसले मुसले हुए कपड़े, चेहरे पर थकावट के वाज़ेह आसार और हाथ पर बंधी इस पट्टी की तरफ था जो दिन भर की ख्वारी के बाद मैली हो चुकी थी। इब्राहिम, तुम कसम खाओ तुमने डैडी को कोई अर्जेंट मैसेज नहीं किया मेरी यहाँ मौजूदगी और मुझे पा लेने के हवाले से? साद ने दरख्त के तने से टेक लगाते हुए भारी आवाज़ में कहा। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इब्राहिम ने सर हिलाते हुए कहा। तुम इसका जवाब दो, सवाल मैंने किया है। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, साद ने कहा। अगर मैं कहूँ कि कर दिया है तो? इब्राहिम ने इसकी तरफ देखा। जवाब में साद ने सूरज से उठते हुए इसके हाथ से फ़ोन झपट लिया। इसका यह अमल इतना फौरी था कि इब्राहिम को संभलने और समझने का मौका नहीं मिला। वो बेकसी से साद को अपने फ़ोन की तमाम हिस्ट्री देखते हुए देखता रहा। इसके फ़ोन का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद साद ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने ये काम कर दिया होता तो मैं वाकई तुम्हें कत्ल कर देता, मगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों शख्स को अज़ियत में मुब्तला कर रखा है जिसके लिए सारी दुनिया से ज़्यादा सिर्फ तुम अहम हो? इब्राहिम ने बुलंद आवाज़ में पूछा। साद ने
कहने के लिए इस बजाय इसे झुंझला कर देखा। जो सारी दुनिया से ज़्यादा अहम होता है सिर्फ वही तो एहसास दिला सकता है कि सारी दुनिया में और कौन कौन रहता है और इस और कौन कौन के साथ क्या क्या हो चुका है। साद ने सहल सा जवाब दिया, मुझे तुम्हारी बात ज़रा सी भी समझ में नहीं आई। इब्राहिम ने सर हिलाया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी गुमशुदगी से अंकल को हिला कर रख दिया है। जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं मिली थी वो परेशानी के आलम में हवास खोने के करीब नज़र आने लगे थे। हाँ, गाड़ी मिलने के बाद यकायक इनके रवैये में तब्दीली आई और उन्होंने हर तरह की तलाश रुकवा दी। फिर वो बज़ाहिर नॉर्मल नज़र आने लगे, लेकिन लाख में अहमक सही मैं जानता हूँ कि अंकल अभी भी सख्त बेचैनी का शिकार हैं। मैं इनसे मिलने जाता हूँ तो इनकी ज़ुबान तो नहीं, नज़रें मुझसे सवाल करती हैं कि कुछ पता चला। इनकी नज़रें अब सवाल करने लगी हैं। साद भोले से हंसा। इसकी हंसी में अजीब सी तलखी थी। अगर उन्होंने उम्र भर दूसरों की नज़रों के सवालों के जवाब दे दिए होते तो शायद उनकी नज़रें सवाल ना कर रही होती। क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हो यार, इब्राहिम ने उलझते हुए कहा। तुम कोई सीधा जुमला, कोई काबिल फ़हम बात क्यों नहीं बोल सकते क्या? मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में बात करूँ ना इब्राहिम, तो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। साद ने कहा, चलो ना बताओ कुछ भी मुझे, बस ऐसा करो कि मेरे साथ अपने घर चलो। इब्राहिम ने बेचारगी के आलम में कहा, घर वालों से बनते हैं यार, साद ने उठते हुए कहा, जबकि इस घर से घर वालों को एक एक करके घर बदर कर दिया गया। अब वो घर घर नहीं रहा। इसने इब्राहिम की तरफ देखा। कत्लगाहों को घर कहते सुना है तुमने कभी किसी से? ओ भाई माफ़ कर, इब्राहिम ने घबरा कर इसकी तरफ अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। क्यों मुझे डरा रहा है ऐसे खौफनाक लफ्ज़ बोलकर? क्या या तो तुझ पर किसी ने कोई काला इल्म करवाया है, या फिर तू वैसे ही किसी जगह का चक्कर लगा आया है जब ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इब्राहिम ने ख्याल जाहिर किया, तुम ऐसा करो, वापस चले जाओ, जाकर अपना जिम और रेस्टोरेंट चलाओ, देसी खाने खाओ, मीठी लस्सी पी कर लंबी नींद सो जाओ, मुझे मेरे हाल में मस्त रहने दो। साद ने मशवरा दिया। तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हारे इस मशवरे पर ही अमल करूँगा। इब्राहिम ने सर झटका। मैं तो बच्चों तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ और लेकर ही जाऊँगा, ये ख्याल तो भूल जाओ। साद ने लापरवाही से कहा, मैं वहाँ नहीं जा रहा, अंधेरा बढ़ने लगा है और ये सुनसान वीरान जगह है। यहाँ सुना है गीदड़ खुद और चीते सभी पाए जाते हैं। इनकी खुराक बनने का इरादा है तो ठीक है, हम बैठे रहते हैं दोस्त की तरह, दोस्त की खातिर। दोस्त के साथ मौत भी आ जाए तो परवाह नहीं। इब्राहिम को साद की बेनियाजी पर गुस्सा आने लगा। जानवरों का निवाला बनने के लिए यहाँ बैठे रहने का शौक़ है तो बैठे रहो, तुम नहीं जाते तो मैं चला जाता हूँ। साद वहाँ से हट कर सड़क के बिल्कुल किनारे पर खड़ी इस गाड़ी की तरफ चलने लगा जो इसकी मेज़बान ने इसे दी थी। अगर तुम इस तरह से यहाँ से चले गए तो तुम्हारी जगह मौजूदगी जहाँ तक अपनी सास और ज़ौजा के साथ रह रहे हो, इस गाड़ी और इसका नंबर तुम्हारा हुलिया और जहनी हालत वालिद के गोशे गुजार ना कर दी तो मेरा नाम भी इब्राहिम नहीं। इब्राहिम ने इसे जाते देख कर खड़े होते हुए पीछे से बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा, और वो जो तुम्हारी इन गीदड़ भक्कियों में आ जाए वो इंसान की औलाद ही नहीं। साद ने इसकी तरह बुलंद आवाज़ में बगैर मुड़े और बगैर रुके जवाब दिया, मैं अंकल को मैसेज करने लगा हूँ साद, अगरचे वो इस वक्त मुल्क में नहीं हैं, लेकिन इनके एक इशारे पर इनके कारिंदे तुम जानते हो वो लोग क्या नहीं कर सकते। इब्राहिम ने हार ना मानते हुए एक बार फिर धमकी देने की कोशिश की। क्या? साद के चलते कदम रुके और इसने घूम कर पीछे देखा, वो यहाँ नहीं है क्या? बदकिस्मती है। इब्राहिम से रुकते देख कर बड़े पत्थरों पर से कूदता हुआ लपक कर इसके तक पहुँचा। वो इस मेले में शिरकत के लिए एम्बेसडर गए हैं जहाँ शेड्यूल के मुताबिक तुम्हें जाना था। तुम अपनी गाड़ी में बैठकर आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, घर चलते हैं। साद ने इब्राहिम की बात अनसुनी करते हुए कहा। आर यू श्योर? इब्राहिम ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। वो एक पल में साद को पैंतरा बदलते देखकर यकीनन शजदर था। चलो गाड़ी स्टार्ट करो, साद ने कहा और ख़ुद इस गाड़ी का लॉक खोलने लगा जिसे सुबह से अब तक न जाने कहाँ कहाँ भगाए फिर रहा था। हाँ, इस बार इसके रवैये और इसके बातों में कुछ गैर मामूलीपन था। सिमी आंटी ने अपने टखने पर दर्द करने वाली दवा
दर्द दूर करने वाली दवा की मालिश करते हुए कहा। मौसम में खुनकी पड़ रही थी और यह खुनकी इनकी हड्डियों के जोड़ पर असर अंदाज हो रही थी। कुछ, सारा ने मेज पर रखे स्केचिंग पेपर्स पर रंग भरते हुए रुक कर कहा और सीमी आंटी की तरफ देखा। कुछ नहीं सीमी आंटी, बहुत गैर मामूली था। हो सकता है बहुत कुछ गैर मामूली हो। सीमी ने दवा की ट्यूब पर ढक्कन लगाने के बाद टखने पर ऊनी गांठ चढ़ाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा क्या अंदाज़ा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं कोई अंदाजे नहीं लगा पाई। सारा ने बालकनी में खुलने वाले दरवाजे में जुड़े शीशे से पार देखते हुए जवाब दिया। इसे नज़र के सामने फैले हुए पहाड़ों पर धुंध छाती महसूस हो रही थी। झटपटे के वक्त के इस मंजर में इसके लिए कुछ नया नहीं था, सिवाय इसके कि इसकी नज़रों को हल्की सी धुंध भी बुरी लग रही थी और इस झटपटे पहाड़ मामूल से ज़्यादा स्याह माइल होते महसूस हो रहे थे। मेरा ख्याल है वो किसी ज़ाती मसले में फंसा हुआ है। सीमी आंटी किचन की तरफ जाते हुए बोली। पता नहीं, सारा जैसे बेख्याली में बोली। हम इसको आखिर जानते ही कितना है जो इसके ज़ाती मसले को समझ सकें? ये तो है। सीमी आंटी ने मुड़कर इसे देखा। हम सिर्फ साथ को जानते हैं, इसका आगा पीछा, घर बार, कारोबार। इसने इस सब की तफसील हमें बताई ही नहीं। सारा ने इस बार इनकी बात का जवाब नहीं दिया। वो तेज़ी से फैलते अंधेरे में छुपते सियाह पड़ते पहाड़ों को देखे चली जा रही थी। बस इतना मालूम है कि वो पैसे वाला आदमी है, इसके पास पैसा है और खूब है। सीमी आंटी किचन में जाकर सिंक के सामने खड़े होते हुए बोली। बस इतना मालूम है कि वो दिल वाला आदमी है, इसके पास दिल है और बहुत बड़ा दिल है। सारा ने सीमी आंटी की बात का जवाब सिर्फ सोचा, जुबान से अदा नहीं किया। इसके सामने के मंजर पर मुकम्मल तारीकी छा चुकी थी और चुपके से हर दिल को भाने वाला पीला उदास चांद अपने कमरी चक्कर के आखिरी दिनों की कमज़ोर रोशनी के लिए ऐन इसकी नज़रों के सामने आकर ठहर सा गया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही अब कभी मैं तुम्हें देख पाऊँ। सारा ने जर चांद को देखते हुए साथ को तसव्वुर में मुखातिब किया। हमेशा मुझे उम्मीद और हौसला ना हारने के सबक पढ़ाने वाले तुम कितने नाउम्मीद और बेहौसला लग रहे थे, और मैं तो तुम्हारी यह हालत देखकर इस पर यकीन करने में ही अपना सारा यकीन सर्फ करती रह गई। तुमसे ये भी ना कह पाई कि तुम क्यों इतने नाउम्मीद और बेहौसला हो रहे हो। इसने सोचा और साथ के थके हुए मुज़म्मिल चेहरे को याद करते हुए दुख से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस महदूद मुख्तसर से घर से बाहर मेरी ज़िंदगी तो सिर्फ तुम हो साथ। तुम्हारी आमद ज़िंदगी का पैगाम और तुम्हारा रुखसत होना तुम्हारी दोबारा आमद की उम्मीद है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ज़िंदगी रुखसत हुई, बस सांस बाकी है। इसने सर झुकाकर आंखें खोलते हुए अपने सामने मेज़ पर रखे सफ़ेद स्केचिंग पेपर्स को देखा जिस पर रंग बिखरे थे। ये रंग इसके लिए इसने बेध्यानी में बखेरे थे, जिनसे ना तो किसी चीज़ का अक्स उभरता नज़र आ रहा था, ना ही किसी शबी के खद खाल थे। तुम्हारे तसव्वुर के बगैर मेरे लिए ज़िंदगी इतनी ही बेमानी है जितने कागज़ पर बिखरे ये रंग। इसने स्केचिंग पेपर को हाथ में पकड़कर मुट्ठी बंद करके मोड़ दिया। और ये भी एक हकीकत है कि जब से तुम गए हो मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब मैं बेबानी से हरकतें कर रही हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, जैसे ऐसा करने से तुम्हारे जाने का ख्याल दिल से दूर हो जाएगा। इसने दुख से सर हिलाते हुए सोचा। वो तुमसे क्या बात कर रहा था, तुम्हें क्या समझा रहा था भला? सीमी आंटी ने किचन से निकल कर इसके सामने आकर कहा। वो कुछ ऐसे अकाउंट्स के बारे में बता रहा था जिनके ATM और क्रेडिट कार्ड्स मुझे कोरियर के ज़रिए भेजेगा ताकि मैं अकाउंट से रकम हासिल कर सकूं। सारा ने जवाब दिया। इसने ऐसा क्यों कहा? सीमी आंटी ने छिटकते हुए पूछा। पहले तो वो मेरे वाले अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र किया करता था, मैं नहीं जानती इसने ऐसा क्यों किया। मैंने इससे पूछा था मगर इसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। सीमी ने दोनों हाथ कूल्हों पर टिकाते हुए मामले पर गौर करते हुए कहा। इसका मतलब है बाकी कुछ गैर मामूली हुआ है या होने वाला है। ज़रा ट्राई करके देखो, क्या अभी भी इसका फ़ोन बंद है? अचानक सीमी आंटी को ख्याल आया। इसके ख्याल दिलाने पर सारा ने मेज़ पर रखा फ़ोन उठाकर सुरात से 7 का नंबर मिलाया। इसकी हैरत की इंतहा पर पहुंचने के लिए दूसरी तरफ फ़ोन पर बेल जाने की आवाज़ वाज़ेह सुनाई दे रही थी।